नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की लोकसभा सीट का हाल आप हमारे साथ लगातार देख रहे हैं। हमने आपको बहुत सारी लोकसभा सीट जो 25 है उनमें से काफी कुछ तस्वीर दिखाई है। आज आपको लेकर चलते हैं राजस्थान का अन्न का कटोरा कहे जाने वाले, बल्कि हिंदुस्तान का अन्न का कटोरा कहे जाते रहे देश के गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में, जहां इस बार बीजेपी ने, देश की सबसे बड़ी पार्टी ने 28 साल बाद यहां अपना कैंडिडेट चेंज किया है। जी हाँ, काफी दिलचस्प हॉट सीट और बड़ी खबर इस मायने में कि 28 साल तक एक ही कैंडिडेट बीजेपी का रहे, निहाल चंद मेघवाल, और अब यहां से मैदान पर ने उतारा है प्रियंका बालन को। प्रियंका बालन बीजेपी की कैंडिडेट के सामने है कुलदीप इंदौरा, कांग्रेस पार्टी के। यहाँ काफी दिलचस्प मुकाबला है, रोमांचक है। कितना कड़ा है ये हम अगले 1 घंटे में जानेंगे। लेकिन अगर इस लोकसभा की विधानसभाओं का हाल देखें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, 2 जिलों को बनाकर यहाँ पर 8 विधानसभा सीट है। उसमें से 5 गंगानगर में और 3 हनुमानगढ़ में। इस वक्त बीजेपी के पास इन 8 विधानसभाओं में 2 विधानसभाएं हैं, जबकि 4 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की इस विधानसभा में, और यहाँ पर एक जो है वो निर्दलीय है। 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, माफ कीजिए। 5 सीट कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास, 1 निर्दलीय। उपचुनाव हुए थे यहाँ पर सरकार बनने के बाद, और मुख्यमंत्री की जब टीम का ऐलान हुआ था तो एक मंत्री यहाँ से आए थे, सुरेंद्रपाल सिंह डीडी। उपचुनाव में वो इसी गंगानगर जिले से अपना चुनाव हार गए थे। इस वक्त प्रियंका बालन की क्या स्थिति है, कुलदीप इंदौरा किस तरह से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों के बीच की तस्वीर समझेंगे अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ करणवीर सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही रमेश सराफ जो है वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस जुनू से जुड़े हैं। उनसे हम शुरुआत करते हैं। गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, सतवीर चौधरी गंगानगर से हमारे साथ हैं, और जो लोग और हमारे मेहमान जुड़ते जाएंगे उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत रमेश सराफ जी आपसे करते हैं, क्योंकि जिला जो है आपसे झुंझुनू से और चूरू गंगानगर हनुमानगढ़। मदन अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े गंगानगर से। आप सभी का स्वागत करते हुए रमेश सराफ जी, आप जब वहां से गंगानगर की खबरें सुनते हैं, और गंगानगर हनुमानगढ़ की काफी चर्चा विधानसभा चुनाव में हुई थी, तो इस वक्त वहां क्या तस्वीर नजर आ रही है, मुकाबला कैसा दिख रहा है? आपने सही कहा मीना जी। गंगानगर पहले झुंझुनू से जुड़ा हुआ था। झुंझुनू और गंगानगर संयुक्त लोकसभा क्षेत्र होता था। अनुसूचित जाति का प्रत्याशी गंगानगर सीट से था, एक अनुसूचित जाति का प्रत्याशी का चयन होता था और एक जनरल का होता था। बाद में आगे चल के यह अलग अलग सीट बन गई थी। गंगानगर जो सीट है वह राजस्थान का, उसको प्रवेश द्वार कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह पंजाब बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा बॉर्डर के पास स्थित है, और इससे हमारी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। हालांकि अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, उसमें 10 बार कांग्रेस यहाँ से जीती, 7 बार कांग्रेस के विरोध में जीते हैं, जिसमें 5 बार भारतीय जनता पार्टी से निहाल चंद जीते हैं, 2 बार उनके पिताजी बेगाराम वो चौहान है, वो 2 बार चुनाव जीते, 1 बार जनता पार्टी से और 1 बार जनता दल से। आपने शुरुआत में बताया था कि पिछले 28 सालों से निहाल चंद जी मेघवाल ही लगातार भाजपा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। यह सही है, उन्होंने 7 बार चुनाव लड़ा है, 5 बार जीते हैं, 2 बार हारे हैं। पिछला चुनाव भी उन्होंने 4 लाख से अधिक वोटों से जीता था। इसके बावजूद भी उनका टिकट काटा गया है। जिसको प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा से, वो महिला प्रत्याशी है और अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति भी है। पढ़ी लिखी युवा महिला है, युवा मोर्चा में काम किया है, भाजपा संगठन में प्रदेश स्तर पर सचिव के रूप में भी काम किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा जी को टिकट दिया है। कुलदीप इंदौरा जी 2008 और 2018 के विधानसभा चुनावों में चुनाव हार चुके हैं। उनके पिताजी हीरालाल इंदौरा जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वर्षों सेवा दल के भी अध्यक्ष रहे, मंत्री भी रहे हैं। कुलदीप इंदौरा जी अभी गंगानगर के जिला प्रमुख है।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, मध्य प्रदेश के प्रभारी है, बीच में उत्तराखंड के भी प्रभारी सह प्रभारी बने थे, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो एक तरफ तो अनुभव है कुलदीप इंदौरा जी के रूप में, दूसरी हेलो। तरफ भाजपा महिला शक्ति वंदन विधेयक लाई है, उसके अंतर्गत महिला को बढ़ाया है, और महिला के रूप जी जी में जो प्रियंका बेलान जी अभी मेघवाल है, लिखता हूँ। वह पहली बार बड़ा चुनाव लड़ रही है। हालांकि वो नगर परिषद की सभापति अभी है, लेकिन लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव लड़ रही है। तो यह तय है, मुकाबला दिलचस्प होगा। दोनों ही प्रत्याशी युवा है, जुझारू है, अच्छे हैं, लेकिन गंगानगर में पिछले लंबे समय से भाजपा मजबूत स्थिति में है, और निहाल चंद जी मेघवाल भी भाजपा प्रत्याशी के साथ प्रचार में घूम रहे हैं। पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की संगरिया में मीटिंग हुई थी, उसमें भी निहाल चंद मेघवाल साथ में थे, और उन्होंने वादा भी किया है कि हर तरह का साथ दूंगा। यदि भाजपा पहले की तरह संगठित होकर चुनाव लड़ती है तो मेरे हिसाब से जीत सकती है। जी, तो इतना बड़ा बार-बार अवसर निहाल चंद मेघवाल को दिया पार्टी ने, तो अब कोई कारण नहीं है वैसे देखा जाए तो कि वो पार्टी के साथ नहीं हो, अगर पार्टी ने उनका टिकट काटा है कि भाई इतना अवसर आपको दे दिया है और अब अगर किसी और को मौका देना चाहिए, नई लीडरशिप तैयार करनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से सवाल वहां भी उठ सकता है लोकसभा क्षेत्र में भी कि 28 साल तक आप एक ही व्यक्ति को टिकट देते रहेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग हैं उनका क्या होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो प्रियंका बालन है उनकी क्या स्थिति है। करणवीर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। करणवीर जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन गोविंद चतुर्वेदी जी आपके पास आती हूँ। जो सवाल इस वक्त स्वाभाविक रूप से उठता है कि 5 इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास है, 2 बीजेपी के पास। उपचुनाव में बीजेपी की जो स्थिति हुई, मतलब मंत्री बना दिया कैबिनेट में और उसके बाद चुनाव हार गए। क्या विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी एपिसोड हुआ था उसका असर लोकसभा चुनाव पर भी यहाँ गंगानगर में देखने को मिलेगा? ऑडियो ऑन करिए सर अपना प्लीज। निश्चित तौर पर ये तो अपने को मानना ही चाहिए कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जो एक स्थगित हुआ चुनाव हुआ करणपुर वाला, और उसके जो रिजल्ट आए वो असर तो डालते हैं, ये तो हमको मानना चाहिए। फिर इसके बाद गंगानगर वाला, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो इलाका है, साथ में थोड़ा हिस्सा आप बीकानेर मान लीजिए, तो इस पर पंजाब हरियाणा इधर की जो गतिविधियां होती हैं, जो किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनका भी असर आता है। सिख भी यहाँ काफ़ी अच्छी संख्या में है, सिख वोटर भी। तो किसान आंदोलन भी मान लीजिए, खिलाड़ियों वाला भी जो आंदोलन हुआ उसका भी असर मानिए, करणपुर वाले इलेक्शन का भी मानिए। इन सबको जोड़ के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ कांग्रेस इस कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। और उधर सामने बीजेपी में ये हमको मानना ही चाहिए कि जो देश में एक माहौल बना हुआ है नरेंद्र मोदी को लेकर के, वो माहौल अपनी जगह है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो आपने कहा कि करणपुर के चुनाव के असर का, वो असर तो होगा, वो असर तो रहेगा। जी, और निहाल चंद मेघवाल का टिकट के बाद जगदीश शर्मा जी, बीजेपी की स्थिति प्रियंका बालन के साथ, जो बीजेपी के अंदरूनी आज पूरे देश में एक चर्चा हो रही है, और वो चर्चा ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के भीतर इतना क्लेश है, बीजेपी में जो सब कुछ अनुशासित दिख रहा है दरअसल उतना अच्छा है नहीं। एक बात ये भी आ रही है कि अब बीजेपी के ही कुछ लोग, कुछ मतलब गुट के, एक गुट विशेष के लोग हैं पूरे देश में जो ये चाहते हैं कि संख्या जो है वो सीमित रहे, ताकि बीजेपी के भीतर जिस तरह की कार्यशैली डेवलप हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कितनी सच्चाई है वो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। इस समय जो एक्टिविटी चल रही है इस तरह से, बीजेपी के भीतर की गुटबाजी और निहाल चंद मेघवाल की भूमिका इस चुनाव में प्रियंका बालन की किस्मत तय करेगी। जगदीश जी आपसे पूछा ये सवाल। अच्छा, मेरे से सवाल था।
मुझे नहीं मालूम कि निहाल चंद जी क्या कर पाएंगे, क्योंकि निहाल चंद जी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते रहे हैं, 4 दफा शायद वो MP रहे हैं और 5वीं बार लड़ते अगर अब इस बार लड़ते थे तो। लेकिन निहाल चंद जी जो है वो अपने जातिगत मतों के आधार पर अपने आप को मैदान में रखते हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये गंगानगर ऐसा इलाका है, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों मिलाकर, जहां पंजाब की राजनीति और हरियाणा की राजनीति इनका भी पूरा असर पड़ता है। राजस्थान की राजनीति से ये चलते हैं कि नहीं चलते, लेकिन पंजाब और हरियाणा की राजनीति का आपको यहाँ पर तेवर नजर आ जाएगा। यहाँ जो है ये ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कि आपको लेफ्ट पार्टी के वर्कर, वामपंथी कार्यकर्ता भी अच्छी तादाद में मिलेंगे। मजदूर हैं, किसान हैं, फील्ड लेबर है, तो पूरी की पूरी, तो उनकी उपस्थिति भी वहां पर एक राजनीतिक चरमराहट का कारण बनती है कभी कभी। ऐसी सूरत में गंगानगर में चुनाव जरा अलग ढंग का होता है। तो कभी तो वहाँ अचानक ही 6 बीजेपी के MLA चुने जाते हैं, कभी 6 चुने जाते हैं कांग्रेस के, और ये बिना किसी हवा के चुने जाते हैं। क्योंकि हम चीजों को जो देख रहे होते हैं वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और गंगानगर हनुमानगढ़ में जो राजनीति चलती है वो पंजाब और हरियाणा के प्रभाव से चलती है, वहाँ की दृष्टि से चलती है, इसलिए वहाँ थोड़ा अलग ढंग का प्रभाव नजर आता है। बाकी ये इलाका बहुत सरसब्ज इलाका है और लोग खेती किसानी वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। खेती किसानी की वजह से ही इलाका जो है समृद्ध है, और राजनीति भी समृद्ध किसानों के बीच की राजनीति मानी जाती है। लेकिन ये सेंसिटिव इस रूप में है कि एक तो बॉर्डरिंग एरिया है, तो यहाँ पर आए दिन जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है और ये सब काम करती हैं। आर्मी की उपस्थिति यहाँ बहुत अच्छी है बॉर्डर होने की वजह से, इंटरनेशनल बॉर्डर के कारण। तो ऐसी सूरत में यहाँ चुनाव जो हो रहा है वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही लोगों के बीच में होगा। और अभी आपने बैकग्राउंड में खुद भी बता दिया है कि कांग्रेस जो है अच्छी मात्रा में वहाँ पे मौजूद है। बाई इलेक्शन में मंत्री बनाने के बावजूद एक कैंडिडेट जो है वो विधायक का चुनाव नहीं जीत सका। इससे बड़ी और अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि लोग अपना निर्णय खुद करते हैं। गंगानगर वैसे भी सेंसिटिव माना जाता है इस रूप में कि यहाँ थोड़ा सा कॉम्युनल वो भी बना रहता है। कई बार यहाँ जो है सिखों के बीच में भी आपस में हुआ है, क्योंकि सिख इस एरिया में बहुत है। तो ऐसी सूरत में यहाँ कैसा इलेक्शन होगा ये तो अब जो है रमेश सराफ जी बताएंगे, या जो है गंगानगर के ये मदन जी बताएंगे। मदन अरोड़ा जी के पास चलते हैं, मदन अरोड़ा जी के पास चलते हैं, वो जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ। और मदन अरोड़ा जी, एक तरफ तो जगदीश जी ने जो बताया कि पंजाब जो हमारा पड़ोसी राज्य, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का असर, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, और इसके साथ साथ वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का भी वहां पर झुकाव बिकॉज ऑफ किसान वर्ग की। आज पूरे देश में किसान वर्ग एक नैरेटिव बना रहा है कि भाई वो बीजेपी के साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। तो मदन अरोड़ा जी, इस सवाल ही उठता है कि क्या पंजाब और हरियाणा में जिस तरह के विरोध के सुर बीजेपी के लिए इस वक्त उठ रहे हैं, उनका असर यहाँ गंगानगर में भी देखने को मिलेगा? मदन अरोड़ा जी नेटवर्क से जूझ रहे हैं। करणवीर सिंह जी के पास चलते हैं। करणवीर जी, कांग्रेस की अंदरूनी क्लेश हर जगह बाधा बनती है, यहाँ पर आपके गंगानगर में उससे पार पाने का कोई आपने रोड मैप निकाला है? आप कह रहे हैं बाधा, अंदरूनी क्लह बाधा नहीं है। अंदरूनी क्लह राजनीतिक गलियारों में हर पार्टी के अंदर है, वो किसी से छुपी हुई नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर कांग्रेस ने अपनी शुरुआत बाई इलेक्शन के अंदर भूपेंद्र कुन्नर जी ने शुरुआत कर दी थी, और वो संकेत था वहां की बदली हवा का और वहां के लोगों का। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और जुमलों की सरकार बनाई है, उसका जवाब उन्होंने आज से ठीक 2 महीने पहले
दे दिया था, और उसी जवाब का असर इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। चाहे वो जवान की आवाज हो, चाहे वो बेरोजगार की आवाज हो, चाहे वो महिला की आवाज हो, चाहे किसान की आवाज हो। किसान के साथ जिस तरह का अन्याय भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, जिस तरह के काले कानून वो लेके आई है, जिन कानूनों से लगातार अपने इलेक्शन के बाद, विधानसभा इलेक्शन के बाद किसान जूझ रहा है, उन सभी चीजों का हिसाब हनुमानगढ़ की जनता, गंगानगर की जनता करने वाली है। और इसका नजारा आने वाले समय में 19 अप्रैल को मतदान करके और 4 जून को नतीजों के साथ आपको देखने को मिलेगा। जी, सतवीर चौधरी जी गंगानगर से जुड़ गए हमारे साथ। सतवीर जी, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ अच्छा है गंगानगर हनुमानगढ़ में, जैसा करणवीर जी बता रहे हैं। कुलदीप इंदौरा के साथ कितने लोग हैं और उनको पार्टी के भीतर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मीना जी, कुलदीप इंदौरा की सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो ये है कि उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि वो तो कुछ लोगों से घिरे रहते हैं। जो जिन लोगों से वो घिरे रहते हैं उनकी छवि भी कुछ ठीक नहीं है। हालांकि कुलदीप इंदौरा जिस समाज से आते हैं या जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें बिल्कुल राजनीतिक जो है विरासत में मिली हुई है। लेकिन भीतरघात की बात करें तो कुछ जो बड़े लीडर्स हैं उनको साथ ना लेने के चलते ये कह सकते हैं कि मुसीबत है उनके सामने। लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और ठीक नहीं चल रहा है, इस वजह से उन्हें फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा का जो ट्रेंड देखेंगे तो इसके अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने काफी सीटों पे जीत की है और काफी अच्छे मार्जिन से वहां से सीटें निकाली है, वो एक बड़ा उनके लिए फायदेमंद होगा। लोकसभा के अंदर लगभग 21 लाख वोट है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी काफी जगह, कई जो विधानसभा है उनमें काफी वोटों से पिछड़ी है। हालांकि सूरतगढ़ की बात करें तो वहां कांग्रेस 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। इसी तरह पीलीभंगा क्षेत्र से बात करें तो वहां भी काफी बड़ी लीड से जीती है। कुलदीप इंदौरा को पार्टी ने पूरी तरह से यूं कहें कि स्वीकार नहीं किया। जो पार्टी के बड़े लीडर थे, यही कारण है कि कुछ नेता अभी भी पार्टी से इस प्रचार से दूरी बना के रखे हुए हैं। हालांकि कुलदीप इंदौरा धीरे धीरे काफी उभर रहे हैं, यूं कहें कि काफी अपना मत जो है या लोगों के साथ जोड़ मिलकर अपना मजबूत कर रहे हैं। अपना जो बैकग्राउंड है उसको काफी मजबूत करने के प्रयास में हैं। जी, तो सतवीर जी, ये तो हर नेता के लिए परेशानी होती है। ये हर नेता के लिए हम सुनते हैं कि वो कुछ लोगों से घिरे हुए रहते हैं। ये शायद इतनी बड़ी परेशानी नहीं हो, जितनी बड़ी परेशानी उनके लिए ये है कि कुछ बड़े नेता उनके साथ नहीं है। अब उन बड़े नेताओं को हम एक बार आपसे वापस समझेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका बालन की स्थिति को अगर देखें तो क्या पूरी बीजेपी उनके साथ है? जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है मीना जी। बीजेपी के शीर्ष नेता गंगानगर लोकसभा की बात करें तो कहने को साथ हैं, लेकिन अंदर खाते कहीं नाराज नजर आते हैं। संघ पृष्ठभूमि से कैलाश मेघवाल जी आते हैं। पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे थे कि पार्टी उन्हें टिकट दे और वो मैदान में आए, लेकिन दूसरी बार उन्हें नकार दिया। पार्टी ने किस आधार पे, क्या सोच के प्रियंका बेलान को आगे लेके आए, ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी में संघ के नेताओं के जुड़े होने के कारण कैलाश मेघवाल प्लस में निहालचंद मेघवाल के 2 गुट बने हुए थे। निहालचंद मेघवाल इस मायने से मजबूत थे कि क्योंकि जो उनका मेघवाल समाज का वोट था वो काफी बड़ा धड़ा था, और निहालचंद मेघवाल यूं कहें कि सभी को साथ लेके चलने वाले भी थे। उनका विरोध नहीं होता था कहीं ना कहीं, और वो आमतौर पे ये कह जाते हैं कि बड़े ठंडे किस्म के और ठंडे स्वभाव के नेता थे, उग्र नहीं थे, उनको कोई भी कुछ कह सकता था। प्रियंका बेलान के सामने ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि प्रियंका बेलान जिस समाज में शादी की हुई है वो समाज का ठप्पा भी उनके ऊपर लगा हुआ है। इसकी वजह से जो मेघवाल समाज, एससी का जो मूल वोटर था बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ, वो वोट खिसकता नजर आ रहा है। जी, तो प्रियंका बालन की स्थिति भी, बेलान की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है और कुलदीप इंदौरा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। दोनों जगह ही पार्टी के यहाँ पर संघ की नाराजगी, तो संघ की नाराजगी का मतलब सतवीर चौधरी जी, क्या संघ वहां सक्रिय नहीं हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है? चुनाव क्योंकि अब बहुत दूर नहीं है, एकदम माहौल बन चुका है। संघ किस तरह की भूमिका निभा रहा है वहां पर, कितना एक्टिव नजर आ रहा है?
देखिए मीना जी, संघ की जो बात करें तो संघ के जितने भी संगठन हैं अब पिछले 2-3 दिन में कहीं ना कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार के अंदर की खबरें आ रही है कि बैठक ले रहे हैं, लगातार अपने एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन जब से टिकट की घोषणा हुई और प्रचार में प्रत्याशी लगे, उससे पहले ऐसे माहौल नहीं था। अब हो सकता है कि पिछले कुछ समय बीकानेर में जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गंगानगर लोकसभा में जो मूल ओबीसी का वोटर है वो क्यों नाराज है। इसके बाद में पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं ने उन्हें बताया और उन्होंने रातों रात की जो ऐसी ओबीसी मूल ओबीसी समाज से आते हैं, प्रहलाद टाग जो आज से काफी समय पहले बीजेपी की टिकट भी मांग रहे थे गंगानगर से, उन्हें माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना गया। तो ये नाराजगी दूर करने के प्रयास थे। लेकिन अब धीरे धीरे यूं कहें कि दोनों के बीच में मुकाबला बनता जा रहा है। हालांकि कुलदीप इंदौरा को काफी लोग कमजोर आंक रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं लगता नहीं कि दोनों ही प्रत्याशी कमजोर हो गए, क्योंकि बीजेपी के सामने तो ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यकर्ता साफ तौर पे कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को लेकर वो लोग वोट लड़े। आज प्रियंका बेलान की बात करें तो प्रियंका बेलान को बहुत उनके समाज के लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग ये ज्यादा समाज से जुड़ी हुई नहीं है। जबकि अरोड़ा बिरादरी के ऊपर एक ठप्पा भी लग चुका है कि अरोड़ा बिरादरी के जो जिस बिरादरी से आती है, जिसमें शादी हुई है, उन्होंने कैप्चर कर रखा है। इस प्रकार के भी माहौल बनता जा रहा है, जिसका नुकसान प्रियंका बेलान को हो सकता है। जी, तो पार्टी ने हालांकि बहुत सोच समझकर टिकट दिया कि अगर पंजाब का असर होता है, यहाँ पर सिख समाज जो है उस पर असर होता है, तो अरोड़ा में जहां शादी हुई है प्रियंका की, और क्योंकि मूल रूप से वो एससी से आती ही हैं, तो दोनों समाजों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। मदन अरोड़ा जी, बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर होती नजर आ रही है, और कैंडिडेट के रूप में बीजेपी के प्रियंका बालान को जब आप देखते हैं तो कहाँ पाते हैं? प्रियंका बलान को लेकर के जो है माहौल तो काफी अच्छा बना हुआ मोदी को लेकर के, लेकिन जब कांग्रेस जो है ये प्रयास बनाने में जुटी हुई है कि किसी ना किसी तरह से उसको प्रियंका बलान को मेघवाल की जगह अरोड़ा ही साबित कर दिया जाए। इसके अंदर कांग्रेस कहां तक सफल होती है ये चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। अभी तक 52 से लेकर अभी तक जितने भी 17 चुनाव हुए हैं उनमें से आज तक कोई भी गैर मेघवाल प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया है, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो बीजेपी के रहे हो, चाहे वो जनता पार्टी और लोकदल के रहे हो। आज तक सभी मेघवाल समाज के ही जो प्रत्याशी एमपी बनते हुए आए हैं। तो इसलिए कुलदीप इंदौरा के पिताजी ने भी चुनाव लड़ा था 89 में, वो भी बुरी तरह से पराजित हुए थे। बीजेपी ने भी एक बार जो है गैर मेघवाल को डूंगरराम पवार को जो है 91 के अंदर चुनाव लड़वाया था, तो वो भी चुनाव हार गए थे। तो यहाँ जो है मूल रूप से जो मेघवाल समाज जो है वो एससी के अंदर वर्चस्व रखता है, और इसीलिए जो है प्रियंका बलियान को जो है वो बीजेपी ने मेघवाल के नाते और अरोड़ा नाते, पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है हनुमानगढ़ गंगानगर जिला जो है, इस दोनों को देखते हुए समीकरण देखते हुए इसको प्रत्याशी को खड़ा किया है। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से ये बात साबित करने में लगी हुई है कि अगर ये प्रियंका बलियान जीत गई तो ये सामान्य सीट हो जाएगी। इस तरह का दुष्प्रचार बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अगर ये उनका दुष्प्रचार नहीं चला तो निश्चित रूप से प्रियंका बलियान की स्थिति बहुत बढ़िया है और मोदी के नाम से ही चुनाव जो है जीता जाएगा। पिछला चुनाव भी जो है वो भी मोदी के नाम से ही चुनाव जीता गया था, या प्रत्याशी नहीं बल्कि इस समय जो है 2 चुनाव से मोदी फैक्टर ही काम कर रहा है। मदन अरोड़ा जी, पिछले चुनाव में जो मोदी माहौल था, क्या आप इस चुनाव में भी वही हाल देख रहे हैं? कुछ कम देख रहे हैं, कुछ ज्यादा देख रहे हैं? मोदी फैक्टर, मोदी लहर कितनी आपको जमीन पर नजर आ रही है? नहीं, वास्तव में मोदी फैक्टर के ही जमीन पर नजर आ रही है, प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव के अंदर भी लोगों ने, जैसे हनुमानगढ़ के अंदर जो है बीजेपी का विरोध हुआ, कांग्रेस का विरोध हुआ, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ खड़े हुए तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि विधानसभा चुनाव के अंदर हम जो है निर्दलीय के साथ हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर जो है हम मोदी की वजह से बीजेपी को ही वोट देंगे। इसलिए पिछले चुनाव की बजाय मोदी और मोदी के साथ जो राम लहर, ये दोनों लहर काम कर रही हैं। ऐसे में करणवीर सिंह जी, सवाल ये है कि कुलदीप इंदौरा के उतारने के पीछे मैदान में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है? क्योंकि जो स्थानीय
मतदाताओं के बीच एक माहौल बनाने का प्रयास चाहे बीजेपी या चाहे जो मेघवाल समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे आपके द्वारा प्रियंका बैलान को गैर मेघवाल घोषित करने से कुलदीप इंदौरा की जीत तय करेंगे? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति, धर्म इस चीज को आधार बनाकर प्रचार प्रसार नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने गंगानगर हनुमानगढ़ के युवा और नौजवान व्यक्ति को टिकट दी है, उनको इस आशा के साथ टिकट दी है कि वह यहाँ से जुड़े हुए लोगों के मुद्दे उठाएंगे। आप देखिए मीना जी पिछले 10 साल से लगातार यहाँ से निहाल चंद जी चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनके पास गिनाने के लिए काम नहीं था। जिस गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है, वहां के किसानों की हालत देखिए आप। वहां के किसानों को न्याय नहीं मिल रहा था, वहां के किसान लगातार आंदोलन रखते, चाहे वो आप दिल्ली की सीमा में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। वो अपनी बात करने के लिए प्रधानमंत्री से सवाल जवाब नहीं कर पा रहे थे, और इसका कहीं ना कहीं दोषी यहाँ का माननीय सांसद थे। उसी चीजों से आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के लोकल उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा जी को सेलेक्ट किया है, और इंदौरा जी शायद आने वाले समय में किसान की, जवान की और महिलाओं की और बुजुर्गों की इन सबकी आवाज बनकर संसद के अंदर जाएंगे। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि हर ओर बदलाव की आहट है, जन जन की ओर मुस्कुराहट है। आज हनुमानगढ़ की जनता जनार्दन जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर कांग्रेस की रैलियों के अंदर भाग ले रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी यहाँ बदलाव की रणनीति गढ़ेगी और संसद के अंदर एक मुखर आवाज किसानों, दलित समुदाय की आवाज को भेजने का काम करेगी। जी, आपकी बात को मानते हैं। गोविंद चतुर्वेदी जी, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका असर आप गंगानगर में देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी वाली राजनीति का असर कोई हनुमानगढ़ गंगानगर की सीट पर होगा। बहुत ज़्यादा कोई ऐसी नेटवर्किंग भी उनकी नज़र नहीं आती। बाकी तो मदन जी और सतवीर जी जो गंगानगर के साथी हैं, ये उसको ज़्यादा एलोबरेट करेंगे। लेकिन जितना हम यहाँ बैठ करके, जयपुर में बैठ करके पिछले सालों से देख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का उतना कोई असर वहाँ होगा जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करे। जी, ऐसे में जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जिस तरह से अलायंस बनाकर सीकर की सीट को आप देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को देने से, क्योंकि गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में भी कम्युनिस्ट पार्टी का असर प्रभाव है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को आप गंगानगर में कहीं देख पाते हैं? ऑडियो ऑन करिए सर प्लीज। थोड़ा ऑडियो आपके स्टूडियो वाला भी ऑन करिए, आवाज आज बहुत धीमे आ रही है जी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ थोड़ा बहुत प्रभाव रखती है। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के वोटों की वजह से जीते। असल में वो खुद जाट थे, और गंगानगर में भी जाट पॉलिटिक्स बहुत हाई लेवल की चलती है, जैसा कि सीकर से लेकर और चूरू तक है पूरी की पूरी। वैसे ही गंगानगर में भी इसका प्रभाव है। वो जाट होने की वजह से चुनाव जीतते थे, कम्युनिस्ट पार्टी उनको कैडर दे देती थी, उसको वो काम पे लगाकर। गंगानगर भी एरिया वाइज भी बड़ी कॉन्स्टेंसी है। अपने राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर के बाद ही गंगानगर ही ऐसी कॉन्स्टेंसी है जो बड़ी कॉन्स्टेंसी है, वोटर भी काफी है यहाँ पर। तो ऐसी सूरत में इतने बड़े एरिया को कवर करना, एक आदमी अगर जीप से भी घूमे, वो अपनी पूरी कॉन्स्टेंसी में इलेक्शन में जितना टाइम मिलता है 2 बार चक्कर नहीं लगा सकता, उसको पॉकेट्स में ही कवर करना पड़ेगा। ये हालत है। तो ऐसी सूरत में जिसके पास वर्कर नहीं है, जिसके पास काम करने वाले योद्धा नहीं होंगे, काम करने वाले हाथ नहीं होंगे, टांगे नहीं होंगी, तो वो इस चुनाव को पार पाना बड़ा मुश्किल है। और मेरी मान्यता ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में नंबर ज्यादा अटेन कर जाती है। उसका कारण ये है कि उसका कार्यकर्ता एक तो डेडिकेटेड होता है, वो अपनी पार्टी के लिए काम करता है तो फिर जोर शोर से लगकर ही करता है। दूसरा है कि उनके पास जितने आरएसएस है खुद
और उसके आनुषंगिक संगठन जितने भी है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में काम कर रहे हो, ये सब भी एक साथ मिलकर अपने फॉलो उम्मीदवार को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए काम पे जुटते हैं। तो इनके पास बड़ी वर्क फोर्स हो जाती है इस बार, और वो इनके जीतने का तीसरा मदन जी ने बताया ही है कि भाई मोदी के चेहरे पे वोट पड़ रहा है इस बार, तो मोदी के चेहरे पे वोट पड़ रहा है तो आधा काम तो अपना आप ही हो गया है, आधा काम इनको करना बाकी है। ऐसी सूरत में मैं मानता हूं कि कांग्रेस उम्मीदवार, फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कुलदीप इंदौरा जी, इनके पिताजी हीरालाल इंदौरा जी भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने बैकग्राउंड में बताया भी आपने कि कांग्रेस में हार चुके हैं वो एक बार। तो ऐसी सूरत में वो कितना उपलब्धि नौजवान कैंडिडेट प्राप्त कर पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल का है। ये ज्यादा बेटर वहाँ गंगानगर के जो दोनों पत्रकार हैं ये ज्यादा बेटर बताएं। जी रमेश सराफ जी, जब आप देखते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट से आरएसएस खुश नहीं है, जब आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब से जुड़ी हुई जो सरकार है और जो स्टेट है और दिल्ली में जिस तरह की इस समय एक्टिविटीज चल रही है उसका असर भी यहाँ पर हो सकता है, जब आप देखते हैं कि सिख समाज के लोग भी हैं यहाँ पर और अरोड़ा कैंडिडेट बीजेपी का है, जब आप देखते हैं कि किसान आंदोलन, पूरा किसान वर्ग, जाट वर्ग इस वक्त बीजेपी से नाराज है, तो कांग्रेस की अलायंस, और क्योंकि गंगानगर सीट में कम्युनिस्ट पार्टी का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है, उसके बाद भी रमेश सराफ जी, क्या आप ये देख रहे हैं कि सारे कारण मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने तमाम दोनों दलों से अलायंस भी, आम आदमी पार्टी से भी है, कम्युनिस्ट पार्टी से भी है, आरएलपी से भी है, जाट भी बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, उसके बाद भी कुलदीप इंदौरा के लिए चुनौतियां इतने सारे उनके पक्ष में है, मतलब प्रियंका बालान के पास सब कुछ पार्टी और मोदी का चेहरा है, कैडर है, जैसे जगदीश जी बता रहे हैं कि उनके पास इतना बड़ा कार्यकर्ता और कैडर की टीम है कि उनके लिए चुनाव निकालना आसान है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी बहुत सारे कारण है, उसके बाद भी कुलदीप इंदौरा के लिए चुनौती है। मीना जी, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों का असर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ना तो आम आदमी पार्टी को 1% भी वोट मिल पाई, ना ही कम्युनिस्ट पार्टियों को मिल पाई। एक समय था जब राजस्थान में कम्युनिस्ट आंदोलन जोरों पर होता था। 2008 में कुलदीप इंदौरा कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा के प्रत्याशी, माकपा के प्रत्याशी से ही चुनाव हारे थे, लेकिन अब समय बदल गया है, अब उनका उतना प्रभाव नहीं रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, बहुत से लोग, बहुत से नेता। और आम आदमी पार्टी का तो राजस्थान में कोई कभी प्रभाव था ही नहीं, वो तो कागजी प्रभाव था, उसके जो नेता थे वो कागजी थे, राज भी कागजों में है, धरातल पर उनका कुछ लेना देना नहीं है। गंगानगर में सिख मतदाताओं की बड़ी संख्या है, इनका असर भी है, प्रभावी भी है, और ये जो चुनाव को दिशा मोड़ने में सक्षम भी है। लेकिन अभी बात हो रही थी कि भाई तीनों प्रत्याशी, जो 3 प्रत्याशी है, तीनों ही दलित समाज के हैं, रिजर्व सीट है, लेकिन रिजर्व मतदाताओं की संख्या तो यहाँ पे 17 होगी, 18% होगी, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी तो सामान्य मतदाता, अदर कास्ट के मतदाता हैं, उनकी भी प्रभावी भूमिका होती है। पिछला चुनाव भाजपा ने 4 लाख से अधिक मतों से यहाँ से जीता था, उससे पहले भी बड़ी जीत हुई है। और कुलदीप इंदौरा, हालांकि दोनों ही कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही प्रत्याशी गंगानगर से बाहरी हैं, दोनों को जनता बाहरी मान रही है, दूसरे क्षेत्र से हैं। लेकिन बात करें अपन कुलदीप इंदौरा की, तो कुलदीप इंदौरा जब जिला प्रमुख बने थे तब भी उनका विरोध हुआ था, लेकिन वो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, इसलिए उनको टिकट दे दी गई दिल्ली के अप्रोच से। अब जब वो लोकसभा चुनाव की बारी आई तो भी उनको टिकट दिल्ली से दे दी गई। पार्टी के जो पहले प्रभावी नेता भी थे, सांसद भी रहे हैं, शंकर पन्नू, इसी विरोध में वो पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। और वैसे भी भाजपा में अभी भाई साहब बता रहे थे कि पहले के 2 गुट थे, एक निहाल चंद मेघवाल का, एक कैलाश चंद्र मेघवाल का। तो हो सकता है कि पार्टी आलाकमान ने दोनों गुटों को अलग रखकर महिला उम्मीदवार को, नई छवि की महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया हो। और
पिछली जैसी भाजपा की लहर अपने को दिख नहीं रही है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि अंडर करंट है मतदाताओं में। वो खुलकर मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, चुनावी नतीजों के बाद पता लगेगा कि वो कितने थे। और बीजेपी के जो पृष्ठभूमि के लोग हैं, इन दिनों वो सक्रिय हुए हैं, गाँव में जाने लगे हैं, लोगों से मिलने लगे हैं, गाँव में जा जाकर पीले चावल भी बांट रहे हैं। हालांकि अभी भी गाँव में फसल कटाई चल रही है, लेकिन लोग जाके उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे कांग्रेस को बढ़त देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। कांग्रेस को संघर्ष करना होगा। पिछला इतिहास देखिए अपन, तो कांग्रेस का ज्यादा अच्छा नहीं है। रही विधानसभा सवालों की बात, विधानसभा के अंदर निश्चय ही कांग्रेस बहुत मजबूत थी, लेकिन विधानसभा के इतर लोकसभा के परिणाम अलग होते हैं। विधानसभा में कांग्रेस की राजस्थान में 2018 में सरकार बनती है, 2019 के अंदर एक भी सीट नहीं मिलती है। तो ऐसा विधानसभा से इनकी तुलना करना ठीक है, अपन एक आंकड़े गिना सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। कागजों में आज कायदे से कांग्रेस मजबूत है, 5 विधायक हैं, 2 भाजपा के तो 2 ही विधायक हैं, एक निर्दलीय है, वो भी भाजपा का मान लीजिए, तो 5-3 का रेशो हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं, जब चुनाव परिणाम आएंगे तो एक बात जो आप लोगों की चर्चा से समझ में आ रही है कि दोनों ही कैंडिडेट का टिकट वैसे तो सभी दिल्ली से तय होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो स्थानीय असर रहता है उसमें भी इस बार यहाँ गंगानगर की जो दोनों कैंडिडेट हैं वो सीधे आला कमान से तय हुए हैं। सवाल ये है कि प्रियंका बालन का विमेन फैक्टर कितना वहां पर काम कर रहा है। सतवीर चौधरी जी, महिला को टिकट देने से वहां पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों से आपकी जो बात होती है उसका कोई असर? देखिए मीना जी, इस मुद्दे की बात करें तो महिला होने के नाते वोट मिलेगा प्रियंका बालन को, महिलाओं में विशेषकर ऐसा कोई उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। नंबर 2, अगर हम बात करें कि एससी समाज पे थी, तो एससी समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से पहले से ही नाराज है। और पिछले जो विधानसभा चुनाव का जो रिकॉर्ड हम देखेंगे तो उसमें लगभग बीजेपी के खिलाफ वोट डाला गया है, चाहे वो रिजर्व सीट हो चाहे वो सामान्य की सीट हो। प्रियंका बालन चुनाव लड़ रही है मोदी की गारंटी पे, और मोदी की गारंटी से कहीं ना कहीं जनता अब थोड़ा थोड़ा उबने लगी है। मुझे नहीं लगता गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में कि मोदी की गारंटी और मोदी का चेहरा मान के और बहुत बड़ी विजय हासिल हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार के धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, लोगों में बातचीत होती है, उससे साफ संकेत है कि पिछले 5 साल का जो सत्ता विरोधी लहर है केंद्र सरकार की, वो इस चुनाव में जरूर काम आएगी। और इसको कांग्रेस पे निर्भर करता है कि वो कितना भुनाने का प्रयास करती है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आम जनता के बीच में जाके बातचीत भी नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस के विरोधी लोग हैं वो इतना आगे बढ़कर कांग्रेस को अब भी बदनाम करने की कोशिश में रहते हैं और मौका मिलते ही अपना दाव आजमा लेते हैं। और जहां तक महिला प्रत्याशी पहली बार इस लोकसभा क्षेत्र में घोषित किया गया है, महिलाओं में ऐसा उत्साह मुझे तो कम से कम फील्ड में जाने के बाद में नजर नहीं आया। और पहली बार किसी लोकसभा क्षेत्र में महिला उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन ना महिलाओं में कोई उसका उत्साह है और ना ही कोई लोकसभा क्षेत्र में उसको लेकर। और ये हमारे समाज की और राजनीति की कड़वी सच्चाई भी है, जिसे हम सबको स्वीकार भी करना चाहिए। बहुत बातें अच्छी लगती है मंच से महिला उत्थान की, लेकिन जब महिलाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, समकक्ष हो जाती हैं, तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। किसी को कहना जनरलाइज होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती। मुद्दा ये है कि राजनीति में तो कम से कम महिलाएं देखना राजनेताओं को बहुत कम अच्छा लगता है। अब सवाल ये है गोविंद चतुर्वेदी जी, कि जब यहाँ सतवीर चौधरी जी जो बात कह रहे थे कि बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में कुछ भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट के विपक्ष में भी कुछ बात ठीक से रख नहीं पा रही है, मुद्दों को ठीक से रख नहीं पा रही है, कांग्रेस लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का जो हाल है, वो ग्राउंड से जब हम बात करते हैं, तो लोकसभा वार जब हम देख रहे हैं, तो ग्राउंड की हकीकत जो ग्राउंड में लोग हैं वो बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को कब ठीक करेगी, इससे बड़ा उनके पास अवसर मौका कब होगा कि एक एक लोकसभा में जब हम जाते हैं तो बहुत माहौल उनके पक्ष में नजर आता है। मीना जी देखिए,
दो तीन चीजें हैं जो सतवीर जी कह रहे हैं और जो हम सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं। नंबर एक तो आप ये देख लीजिए कि कोई पार्टी क्या करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, ये तो उस पार्टी को तय करना है। लेकिन जब जनता तय कर लेती है, जो सतवीर जी कह रहे हैं या और दूसरे साथी कह रहे हैं कि अगर वो फैक्टर नहीं है, कोई एक फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोदी फैक्टर, अगर गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट में वहां के लोगों को वो नजर नहीं आ रहा, रमेश सराफ जी उससे अलग ओपिनियन रखते हैं, लेकिन अभी हम गंगानगर हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं, तो अगर वहां वो नजर नहीं आ रहा और दूसरे मुद्दे उठ करके सामने आ रहे हैं, तो फिर कैडर और मास, इसकी लड़ाई में फिर मास भारी पड़ता है। आप 77 के चुनाव को चली जाइए, 77 में जनता पार्टी बनी थी, कोई कैडर नहीं था उसके पास, कोई वर्क फोर्स नहीं थी, जितनी थी बिखरी हुई थी, जुड़ करके सारे जो भी अलग अलग पार्टियां थी मिलके हुई, लेकिन उस समय आम जनता साथ लगी और आम जनता ने खड़े होकर के चुनाव लड़ाया और जनता पार्टी सत्ता में आई। लगभग कमोवेश उतना नहीं, लेकिन उससे थोड़ा 1989 में हुआ जब जनमोर्चा वीपी सिंह सामने आए। तो सवाल यह है कि अगर जनता में वो चीजें नहीं है जो सतवीर जी कह रहे हैं, और जनता में दूसरे मुद्दे जो 5 साल के, मान लीजिए अगर एंटी इनकम्बेंसी की जो वो बात कर रहे हैं वो होते हैं, अगर हम ये मान रहे हैं कि हनुमानगढ़ गंगानगर की पॉलिटिक्स पंजाब हरियाणा से गाइडेड नहीं तो प्रभावित होती है, तो और जो मुद्दे सामने हैं, फिर गंगानगर हनुमानगढ़ को आप अगर लेके जाके देखेंगे तो चूरू और दूसरे जो झुंझुनू, ये जो जिले हैं, इनकी हवा भी वहाँ असर करती है। तो बेसिक जनता के ऊपर है कि अगर जनता उन एक लहर पे नहीं आई, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, हर बहस में बात करते हैं कि अगर मोदी कोई फैक्टर है तो फिर कुछ भी नहीं है। रमेश सराफ जी कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड अगर कोई अंडर करंट चल रहा है तो बात खत्म, लेकिन अगर वो अंडर करंट सतवीर जी को नहीं दिख रहा है गंगानगर में बैठ करके, तो फिर हमको फिर दूसरी देखनी चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि दोनों पार्टियों में झगड़े हैं, वो हमको दिख रहा है, बातचीत में सब सामने आ रहा है, दोनों पार्टियों के नेता दाएं बाएं होके चल रहे हैं, वो भी सामने आ रहा है। वोटों की गणित अगर आप मेघवाल और शेड्यूल कास्ट में ही दूसरे धान का और दूसरे लोगों की देखेंगे तो शायद वो फैक्टर प्रियंका बालान को साथ दे, लेकिन जो मदन जी कह रहे थे, मदन जी बहुत पुरानी दाई माई की तरह हैं गंगानगर हनुमानगढ़ के, तो इनकी बात को देखें तो, और अगर वो अरोड़ा और मेघवाल वाला कॉम्बिनेशन या वो जो चर्चा है वो अगर जोर पकड़ती है, तो इन सब चीजों से मैं कुल मिला के इस सारी चर्चा का निष्कर्ष ये निकालता हूं कि आज की तारीख में गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट पे किसी को कोई जीत जाएगा, कौन जीत जाएगा ये कहना शायद मुश्किल है। मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा और जीत दोनों में से कोई भी सकता है। ये तो बिल्कुल ठीक है कि दोनों में से किसी एक को जीतना है, लेकिन जो भारी इस सारी गणित में आप कैडर का और उसका फायदा देके प्रियंका बालान को या पुरानी 6 चुनाव जीते हुए निहाल चंद ने, तो उनको दे सकते हैं नेचुरली, वो नेचुरल बेनिफिट है, वो उनको देना ही चाहिए, दिया ही जाएगा। लेकिन सब लोगों को सुनने के बाद ये लगता है, खासतौर पर सतवीर जी जो वहां बैठे हैं, मदन जी जो वहां बैठे हैं, कि लड़ाई बहुत ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा है और एक तरफा जीत जाएगी। मोदी फैक्टर है तो कोई नहीं है। यस, एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूं। हर लोकसभा सीट पर स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है, वन साइडेड नजर नहीं आ रहा है, और मतदाता जो है उसके मन में क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी लहर अगर है तो भी अंडर करंट है, अभी खुलकर मतदाता को नहीं बोल रहे हैं, विरोध में है तब पता नहीं चल रहा है। कैंडिडेट्स की बात करें तो दोनों कैंडिडेट्स को लेकर भी लोगों में बड़ी संतुष्टि नहीं है, किसी से भी खुश नहीं है। ये जो स्थिति है, ऐसे में जगदीश शर्मा जी, जो गोविंद चतुर्वेदी जी ने बात की, चाहे 77 की करें, 84 की करें, उस समय जनता का आंदोलन या विपक्ष का आंदोलन, जिससे निश्चित रूप से 77 में तो विपक्ष ने बड़ा आंदोलन किया था, वीपी सिंह ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बोफोर्स के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश की। तो जब कोई लीड नहीं लेगा, विपक्ष आज लीड लेने की कोशिश भी कर रहा है, काफी हद तक मुद्दों को उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और अलायंस के द्वारा जो की जा रही है,
उस कोशिश में कहीं सफलता विपक्ष को मिलती नजर नहीं आ रही है और सत्ता पक्ष को जो गारंटी दी जा रही है उस गारंटी पर भी जनता को भरोसा नहीं दिख रहा है। ये जो स्थिति है, मतलब ना इधर ना उधर, वोटर की ये स्थिति को आप कैसा मानते हैं? मीना जी, ऐसा है, जो 77 और 89 वाला जो मामला गोविंद चतुर्वेदी जी ने, मैंने देखा है उसको। 77 वाले मूवमेंट में मैं खुद भी इन्वॉल्व था थोड़ा बहुत, और 69 वाला तो जो है 79 वाला 89, उस मूवमेंट के दौरान तो आप लोगों ने सबने ही देखा होगा लगभग किस तरह का मूवमेंट था वो। लेकिन 77 का मूवमेंट जो है ना, एक बहुत बड़ी त्रासदी के बाद जो है खुलकर बाहर निकला था। हर एक आदमी की जबान पर 77 का चुनाव महत्वपूर्ण हो गया था। सब उसको, क्योंकि इंदिरा गांधी एक लीगल केस में हार गई थी कोर्ट से, उसके बाद वहां पर देश में आपातकाल लगा था। आपातकाल की जो जातियां हैं वो लोगों के जबान पर चढ़ गई थी। जातियां बहुत सारे लोगों ने भोगी भी थी, नसबंदी के कैंपों में, इनमें और जगह जगह पर पकड़ पकड़ के नसबंदी की गई थी, वो जातियां भोगी भी थी। तो पब्लिक के बीच का मूवमेंट था। आज जो है वैसा माहौल नहीं है। आज पब्लिक जो है वो अलग ढंग से रिएक्ट करती है। किसी के पास फुर्सत नहीं है काम करने की, भले ही सारा दिन सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, सोशल मीडिया देख रहे हो, रील्स देखते हो दिन भर, लेकिन वैसे फुर्सत नहीं है किसी को भी। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन का ट्रेंड तो बदलेगा ही बदलेगा। अब देश में जिस ढंग का माहौल बना हुआ है वो आपको क्या बताता है किस तरह का माहौल है। तो अपन पहले भी इस बात को 2-3 और डिस्ट्रिक्ट की जब डिबेट थी तो उनमें चर्चा कर चुके हैं। भाई ये लहर आपको नजर थोड़ी आती है। अब ढंग से लहर कैसे आएगी जब आप 10 साल का एक शासन के बाद तीसरी दफे सत्ताधारी दल जो है वो चुनाव लड़ रहा है और ये क्लेम कर रहा है कि हम पहले से भी ज्यादा 400 पार जाएंगे। तो ऐसे नहीं हो रहा है। वो सोच समझ के ये बात बोल रहे हैं, सोच समझ के कह रहे हैं। और अगर नहीं भी आ रहे होंगे तो पब्लिक के अंदर तो ये जोश बूस्ट अप करने के लिए वो काम कर ही रहे हैं कि लोगों को पता चले कि हम आने वाले तो है ही, और आने वाले को तो खैर कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे कि ये लहर किस तरीके की है। किसी को भी पूरे देश में ये लहर नजर नहीं आती, और नरेंद्र मोदी 370 जीत जाते हैं। तो लहर होगी कि क्या होगा वो? अगर वो 400 जीतने का क्लेम कर रहे हैं कि एनडीए 400 जीतेगी, और मान लो जीत जाते हैं, तो वो लहर नहीं तो और क्या होगी, लेकिन विजिबल नहीं है। उन्होंने कहा ना, सिनेरियो पूरा बदल गया, सोसाइटी का तौर तरीका बदल गया, सोसाइटी का रिएक्ट करने का तरीका बदल गया। अब तो लोग जो है आधा टाइम तो वही मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं, तो ये पता नहीं चलता है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस में भी जो कैंडिडेट कुछ जिलों में ऐसे मजबूत खड़े किए हैं कि जिनके सामने टकराना वाकई बीजेपी के लिए भी दांतों चने चबवाना है। तो ये इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए भी। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के पास कांग्रेस के तुलना में ज्यादा मजबूत कैडर है, ज्यादा मजबूत कार्यकर्ता हैं जो बूथ लेवल तक जाते हैं, बूथ पर मैनेज करते हैं चीजों को। पन्ना प्रमुख और जाने क्या क्या उन्होंने नाम दे रखे हैं, मुझे सबके नाम भी मालूम नहीं, लेकिन ये लोग कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं तो मजबूती बीजेपी को इस ढंग से मिलती है जो कांग्रेस में नहीं है ये तरीका जी। अब चूंकि जो इंदौरा जी हैं, नौजवान इंदौरा जी, इनके पिताजी भी पॉलिटिक्स में वहाँ बहुत सक्रिय रहे हैं, राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं और बहुत सक्रिय विधायक भी रहे हैं। तो उनके से लेकर अब तक कुलदीप जी तक जितने कार्यकर्ता उनके पास होंगे, मैं मानता हूँ वो कांग्रेस से भी आगे बढ़कर होंगे। कांग्रेस जितना जुटा सकती है कार्यकर्ता उससे ज्यादा होगा, क्योंकि वो पूरी फैमिली जो है पॉलिटिक्स में है। निश्चित तौर पे उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं होगी। ऐसी सूरत में टक्कर तो होगी निश्चित,
लेकिन फिर भी मैं ये जी, मानता हूँ तो ये कि जानकर अभी तो ये दोनों ज्यादा बेटर बताएंगे। जैसा मैंने पिछली बार कहा कि मदन जी जो है सबसे ऑथेंटिक हमारे पुराने जो है कुलीग हैं, जो काम करते रहे हैं, तो ये ज्यादा बेटर जानते हैं उस एरिया को और ज्यादा बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जी, तो मदन जी के पास ही वापस चलते हैं। मदन अरोड़ा जी, इस वक्त अगर दोनों कैंडिडेट को तोलती है जनता, तो दोनों कैंडिडेट कहाँ स्टैंड करते हैं, किसको मजबूत पाते हैं, किसको कमजोर पाते हैं? दोनों कैंडिडेट वहां के स्थानीय मुद्दों पर कितनी बात करते हैं? और लोकसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दों की कहीं कोई जगह भी है? गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो? लोकसभा चुनाव के अंदर जो स्थानीय मुद्दे इतने हावी नहीं रहते हैं। जहां तक कैंडिडेट की बात है तो कुलदीप इंदौरा राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है, राजनीतिक परिवार से आते हैं, और प्रियंका बलान का राजनीतिक परिवार से जुड़ी वो बिल्कुल भी नहीं है, साधारण गृहिणी है। अनूपगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष पहली बार चुनी गई है, वो राजनीति के अंदर उनका प्रवेश वहीं से ही है। और कुलदीप इंदौरा जो है 2008 और 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव भी लड़के हार चुके हैं, लेकिन उपलब्धि नाम की चीज उनके पास भी नहीं है। लंबा राजनीतिक इतिहास होने के बाद में कोई उन्होंने कोई संघर्ष किया हो, कोई अपने नाम कोई उपलब्धि दर्ज कराई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत अभी किसान आंदोलन की बात हो रही थी। हनुमानगढ़ गंगानगर जो है वो कृषि प्रधान जिले हैं, और पानी यहाँ का मुद्दा बहुत जबरदस्त मुद्दा रहता है हमेशा। और नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया है। नहरों को सुधार लगातार जारी है, और वो बीजेपी सरकार की वजह से हो रहा है सारा जो है। इसलिए ये कहना है कि किसान जो बीजेपी से नाराज है, ऐसा सब सही नहीं है। ये पूरा वर्ग कभी भी किसी भी पार्टी के प्रति जो है झुकाव नहीं रखता है, न ही उनसे नाराज होता है। किसान है, कुछ लोग राजनीतिक रूप से जो जुड़े लोग किसान हैं, वो निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन किसानों को खेतों तक पानी पहुंचा है, वो बीजेपी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो ये कहना है कि भी किसान आंदोलन है बहुत ज्यादा प्रभाव करेगा, आम आदमी पार्टी का तो कुछ यहाँ प्रभाव है नहीं बिल्कुल भी। वो इनको जो है 10,000 वोट भी नहीं दिला सकती कुलदीप इंदौरा जी को। और मार्क्सवादी पार्टी की भी कोई ज्यादा बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कॉमरेडों की भी हर चुनाव हारे हैं। ये बांद्रा के अंदर इन्होंने चुनाव जीता, एक बार जो है एक बार साधु शहर में जीता। हनुमानगढ़ के अंदर जब तक शोभत सिंह जी थे वो चुनाव जीतती आई है। एक बार जो अनूपगढ़ इन्होंने जीता, इसके अलावा इन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं जीता है। ये रायसिंह नगर के अंदर पहले पुराने टाइम के अंदर योगेंद्र हांडा जी होते थे, वो उन्होंने एक बार चुनाव जीता सूरजगढ़ चौधरी रायसिंह नगर से। उसके अलावा कॉमरेडों को आज कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। 2000, 4000, 4000 वोट इनको मिल रहे हैं। एक बांद्रा क्षेत्र है इनके पास, वो चूरू विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां उनकी स्थिति ठीक है कॉमरेड की, लेकिन वो कांग्रेस को वोट दिला पाएंगे, ट्रांसफर कराएंगे, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि वहां भी वो मार्क्सवादी पार्टी वाले जो कि ट्रांसफर करा देंगे अपने वोट। जो है वोट अपने लेवल पे ही मिलते हैं, पार्टी को देते हैं कुछ 2-4% ऐसे होते हैं जो दूसरी पार्टी को जाकर के अपने वोट दे देते हैं कैडर के लोग जो है। और मदन अरोड़ा जी, जो बीजेपी के लगातार सांसद होने की वजह से जो वहां पर लोगों के बीच में एंटी इनकम्बेंसी सांसद के प्रति अगर थी, तो वो भी कैंडिडेट बदलने से पहली बात तो ये क्या वो थी स्थानीय स्तर पर, और अगर वो थी तो कैंडिडेट के बदलने से क्या वो खत्म हो गई है? नहीं, इतनी नहीं थी, इतनी नाराजगी नहीं थी निहालचंद के खिलाफ जो चुनाव को प्रभावित कर देती। तो उसका कोई नुकसान जो है प्रियंका को नहीं होने वाला। निहालचंद मेघवाल की कार्यशैली में ऐसी कौन सी खास बात थी कि इतने लंबे समय तक सांसद रहने के बाद भी उनके खिलाफ माहौल नहीं बना पाए? उन्होंने क्या इतना काम किया? बिल्कुल उन्होंने काम किया। सेंटर की जितनी भी स्कीमें थी, रेलवे को लेकर के या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उन्होंने बहुत काम किया यहाँ, और कोई विवाद में वो रहे नहीं। एक विवाद उनको जुड़ा था साथ में, तब उनको जब अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा कभी वो विवादों में रहे नहीं, ना कोई गुटबाजी को उन्होंने बढ़ावा दिया किसी तरह का, सबको साथ लेकर चलते रहे। इसी वजह से वो चुनाव भी जीतते आ रहे थे। जी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती कम नहीं है। सतवीर चौधरी जी, तो दोनों तरफ जो आपको बराबर जो दिख रहा है इस वक्त माहौल की, ठीक है, कुछ प्लस कुछ माइनस इधर है, कुछ प्लस कुछ माइनस इधर है, तो निर्णायक जो महत्वपूर्ण स्थिति आती है चुनाव से एकदम पहले, उस मोड़ का अभी गंगानगर और हनुमानगढ़ की जनता को इंतजार है कि अभी और थोड़ा समय के बाद
चुनाव की डायरेक्शन तय होगी, या अंडर करंट जो रमेश सराफ जी को दिख रहा है वो अपनी तरह से काम कर रहा है, संघ अपने काम पर लग चुका है और आंतरिक गतिरोध जो कांग्रेस पार्टी का है, जो बड़े नेता उनके साथ इंदौरा जी के नहीं है, वो उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं? जी मीना जी, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वोटर जरूर खामोश है अभी तक, लेकिन आने वाला जो एक सप्ताह का समय है इसके अंदर काफी उतार चढ़ाव आएंगे, और मुझे लगता है कि ये आने वाला जो एक सप्ताह का समय है इसके अंदर लगभग फाइनल हो जाएगा कि पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि जो दोनों ही समाज के वोटर्स हैं वो अभी इस असमंजस की स्थिति में है कि किधर जाएं और किधर ना जाएं, क्योंकि प्रियंका बिलान के लिए ये मुश्किल है कि उसके साथ अगर समाज के वोट नहीं आते तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुलदीप इंदौरा के साथ ये स्थिति है कि कांग्रेस के जो जहां से कांग्रेस जीती है, जिन विधानसभा सीटों से अगर वो बरकरार नहीं रह पाते हैं तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में वोटर के ऊपर निर्भर करेगा, ना कि नेताओं के ऊपर, कि वोटर किस तरफ फैसला लेता है, तभी सब कुछ कांटे का मुकाबला बन पाएगा। जी, तो हर लोकसभा क्षेत्र में गणित अलग अलग है, जातिगत समीकरण कुछ और कहते हैं, कैंडिडेट को लेकर पसंद नापसंद कुछ और है, मजबूती कैंडिडेट की भी हर लोकसभा में अलग अलग रूप से नजर आती है। लेकिन एक बात हर लोकसभा चुनाव में जो खुलकर सामने आ रही है गोविंद चतुर्वेदी जी, वो बात ये है कि अंडर करंट है या नहीं है, लेकिन ये चुनाव मोदी या मोदी विरोध के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। और ऑडियो, आपका ऑडियो। आप ठीक कह रही हैं मीना जी, तो आप कहीं भी चले जाइए, पूरे देश में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है मेरे दूसरे साथी पैनलिस्ट मेरे को सहमत हो न हो, लेकिन नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के पर्याय बना। अगर नरेंद्र मोदी को आप एक तरफ करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बहुत, और इसका एक ही उदाहरण देख लीजिए आप, मोदी का परिवार। ये बीजेपी का परिवार भी हो सकता था, ये संघ परिवार भी हो सकता था, लेकिन अब इरिलेवेंट हो गए, अब रिलेवेंट केवल मोदी है। तो आप सही कह रही हैं कि ये मोदी वर्सेस अदर्स का चुनाव है और उसी हिसाब से आगे पोलिंग होगी। एक बात मैं बार बार समझने की कोशिश करती हूँ कि परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी के प्रधानमंत्री व्यक्तिवाद पर कितना केंद्रित हो गए हैं, और पार्टी भी व्यक्तिवाद के नाम पर कैसे चुनाव को आगे बढ़ा रही है परिवारवाद का विरोध करते हुए। ये इस देश की जनता को समझने की जरूरत है। आप जी मीना जी बस बहुत शॉर्ट में मैं करता हूँ कि अपन ने पहले कई बार बात की है, और आज कोई पार्टी जो पार्टी मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस की आलोचना करती थी एक समय पे, जिन इश्यूज को लेके, चाहे वो व्यक्तिवाद हो, परिवारवाद हो, आज कोई भी पार्टी एक भी कहीं अलग नहीं है। सब बिल्कुल, भला ही और जगह इक्वल फील्ड हो न हो, लेकिन इन सब पैमानों पे बिल्कुल बराबर का मैदान है, सब बराबर के से हैं, सब कोई अलग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है, हम लोकसभा वार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह का माहौल है हर लोकसभा क्षेत्र में, कैंडिडेट्स को लेकर लोगों का क्या सोचना है, चुनाव का मुद्दा वहां पर क्या है, स्थानीय मुद्दों की कितनी अहमियत है, और मतदाता वहां का क्या सोच रहा है। तो आप अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में अगर कोई बात हमसे साझा करना चाहते हैं, कोई जानकारी हमें देना चाहते हैं, कोई सुझाव भेजना चाहते हैं, तो हमारे न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं। हमारे पैनलिस्ट से आप सीधे सवाल भी कर सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।